नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी भी अच्छे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। एप्लीकेशन के अंदर आप सभी मिल रहे हैं, आप लोग जानते हो, तो जल्दी से सभी बच्चे अपना हालचाल बता दीजिएगा। उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को हमारा प्रणाम और सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी पढ़ाई। तो आइए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं और आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, ये उम्मीद करती हूँ। ठीक है, कमेंट्स आप लोगों के मेरे पास तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई आ जाओ। नमस्ते सभी को, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। अब क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लीवर के बारे में। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारा जो लीवर होता है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और लीवर जो होता है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर की अगर बात करते हैं तो आपके शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है। मतलब इंटरनल ऑर्गन जितने भी आपके शरीर में, उन सब में सबसे बड़ा आपका लीवर ही होता है। ठीक है, अब लीवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीवर जो होता है इसके अध्ययन को हिपेटोलॉजी हम लोग कहते हैं। और लीवर में दो तरीके की सेल, हिपेटोसिस्ट और प्यारे बच्चे कफर सेल, आपको मैंने कल की क्लास में बताई थी। और आपने पढ़ा था कि लीवर का जो वजन है वो लगभग 1 से 2 किलोग्राम का होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा लीवर है एक्चुअल में ये क्या काम करता है, लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई हेडिंग डालेंगे हम लोग फंक्शंस। ठीक है, हम लोग हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। जो लीवर होता है यकृत, इसके कार्य क्या होते हैं बेसिकली। तो यकृत के कार्यों की आज हम करेंगे बात। यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं, जो लीवर होता है ये क्या क्या फंक्शन करता है परफॉर्म। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हैं सब लोग, मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार हैं पढ़ने के लिए। चलो भाई आओ, अब हम लोग बात करते हैं कि भैया लीवर जो है ये क्या काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। पहला काम, जो लीवर होता है ये यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण, आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जो यूरिया होता है इसका निर्माण कौन करता है। तो यूरिया का निर्माण करता है आप लोगों का लीवर। तो लीवर का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया पूछा जाएगा आपको, कई बार पूछा भी गया है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है। तो यूरिया का निर्माण करता है आप लोगों का यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो होता है इसका दूसरा काम क्या होता है, टॉक्सिन को निकालना आपके शरीर से। ठीक है, तो विषैले पदार्थों को निकालना, इसका काम होता है विषैला या विषैले पदार्थों का निष्कासन। जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थों का निष्कासन, आपके शरीर से जो टॉक्सिन होते हैं उनको निकालने का काम करता है लीवर, निष्कासन करना। ठीक है, तो यकृत का दूसरा काम क्या हो जाता है, आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन बन रहे हैं, विषैले पदार्थ बन रहे हैं, उनको निकालना। ठीक है, तो आप लोग कहोगे रिमूवल ऑफ, क्या काम करता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स यानी कि जो भी आपके शरीर में विषैले पदार्थ बन रहे हैं, जो कुछ भी तुम खाते हो उसमें जो भी जहरीले पदार्थ, जो भी उसके अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, उन सबको आपके शरीर से बाहर निकालकर फेंकने का काम लीवर ही करता है। तो लीवर क्या करता है, विषैले पदार्थों का निष्कासन। कई बार क्या होता है कि जब शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, जब शराब को लगातार शराब पी रहा है कोई व्यक्ति, तो शराब में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो लीवर पर ही अटैक करते हैं। तो धीरे धीरे उनका जो लीवर होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब आपको अल्कोहल कंजप्शन करना है लंबे समय तक, तो अपने लीवर का भी ध्यान रखना है। लीवर जो होगा उसके अंदर बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं लीवर सिरोसिस, यानी फैटी लीवर भी उसको कहते हैं। तो कई बार ज्यादा शराब का सेवन करने से, ज्यादा तला भुना बाहर की चीजें खाने से लीवर हमारा खराब हो सकता है, क्योंकि जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो लीवर जो है अपने अंदर लेकर उनको शरीर से बाहर फेंकता है।
तो लीवर ने पहले वो अपने अंदर लिए, तो दैट्स मीन लीवर में खराबी आ गई है, जिसके कारण लीवर उन टॉक्सिन पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पा रहा है और वो लीवर में जमा होते जा रहे हैं, जिससे लीवर जो है वो खराब हो जाता है हमारा। तो दूसरा काम आपका लीवर का क्या हुआ? विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। अब बात करते हैं लीवर के बारे में। और लीवर का तीसरा काम क्या होता है? पित्त रस का निर्माण करना। क्या होता है भैया? पित्त रस का निर्माण करना। तो आप लोग बताओगे लीवर का काम होता है पित्त रस का निर्माण करना, यानी बाइल जूस को भी यही बनाता है। इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है बेटा। पेपर में पूछा गया प्रश्न है PYQ, यहाँ मैंने लिख दिया है PYQ। बेटा पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा अंग है जो पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस प्रोडक्शन कौन करता है? तो आपका लीवर ही बनाता है पित्त रस। अब पित्त रस क्या होता है इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन लीवर का एक और काम है उसको पहले लिख लेते हैं। मैम चौथा काम क्या है लीवर का? तो आप लोग बताओगे भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में, यानी ऐसा बच्चा जो अपनी माता के पेट में है, भ्रूणीय अवस्था में रुधिर निर्माण, ये भी यकृत करता है, रुधिर निर्माण करना। ठीक है, तो ये आप लोग बताकर चलोगे कि जो यकृत होता है इसका एक ये भी काम है कि भ्रूणीय अवस्था में रुधिर निर्माण करना। मतलब जब हम मम्मी के पेट में 1-2 महीने के बच्चे थे तो तब हमारे अंदर जो खून बन रहा था वो लीवर ही बना रहा था। तो लीवर का काम होता है भ्रूणीय अवस्था में खून का निर्माण भी करना। तो लीवर हमारे लिए खून भी बनाता है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। लीवर का एक और काम होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन एम्ब्रियो, सीधा लिख लो, एम्ब्रियो होता है भ्रूण, तो भ्रूणीय अवस्था में या एम्ब्रियो के अंदर जो खून बनाने का काम करता है वो लीवर ही करता है। ये आपको प्रश्न आ सकता है पेपर में। क्लियर? मैम आज बहुत खुश लग रही हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं तो डेली ही खुश होती हूँ। ठीक, कल आपकी क्लास नहीं होगी, मैंने आपको कल ही बताया था, शायद नहीं बताया तो आज बता रही हूँ। कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब आपकी क्लास मंडे में होगी डायरेक्टली बायोलॉजी की, क्योंकि कल मेरी RPF के लिए प्यारे बच्चे मैराथन है। तो RPF के लिए मैराथन है हम लोगों की, मैराथन है शाम 4 बजे से रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग क्या करेंगे, मैराथन के साथ जुड़ जाना और अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कल मैराथन है मेरी RPF में, इसलिए आपकी क्लास नहीं होगी। सैटरडे में आप क्विज लगाते हो, क्विज आपको मिलेगी, क्विज लगाना। संडे आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट करना, और फिर मिलते हैं मंडे में क्लास के साथ। ठीक है, तो आओ आगे बात करते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप लोगों का जो लीवर होता है यही ब्लड बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि मैम यहाँ से और जो क्वेश्चन बनेंगे वो बाइल जूस पर बनेंगे, पित्त रस पर। तो आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं पित्त रस की। तो यहाँ से आप हम क्योंकि पाचन पढ़ रहे हैं और पाचन में लीवर का जो काम है वो हम लोगों को पढ़ना है, तो आइए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पित्त रस यानी कि बाइल जूस। ठीक है, हाँ जी, गोल ब्लैडर को भी अभी पढ़ाऊंगी रुपेश। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हेडिंग डालो बाइल जूस। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बाइल जूस यानी कि पित्त रस। जो पित्त रस होता है प्यारे साथियों, इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहला, आप जान चुके हो कि पित्त रस कौन बनाता है आपके शरीर में? लीवर बनाता है। अभी अभी लिखवाया था कि ये पित्त रस एक तरीके का जूस है। बेटा अभी तक आपने 2 जूस पढ़ लिए हैं। आपके पेट में बना था जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, वो आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ने वाले हो पित्त रस यानी कि बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है ये आपका बनाता है लीवर। अब बात करते हैं कि मैम इसको लीवर कितना बनाता है डेली, इसका अमाउंट कितना बनता है हमारे लीवर के द्वारा, हमारा लीवर इसको कितनी मात्रा में बनाता है डेली। तो आप लोग बताते हो इसको बनाता है हमारा लीवर 1 से 1.5 कप। ठीक है, 1 से 1.5 कप, लगभग 600 ml। ठीक है, जो चाय पीने वाला कप होता है ना, अगर आप उस कप से इसका कंपैरिजन करो तो 1 से 1.5 कप डेली बनाता है आप लोगों का लीवर बाइल जूस। ठीक है, और मैम लगभग ml में पूछे तो 600 ml आपका जो लीवर है डेली बनाता है। ठीक है मैम, इसका pH मान कितना होता है?
पीएच मान, इसका पीएच मान कितना होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पेट में जो जठर रस होता है उसका पीएच मान 1 से 3 होता है, वैसे ही इसका भी पीएच मान पूछेगा। पितरस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग बताकर चलते हो 7 to 8.6 होता है बेटा, 7 से 8.6 होता है। मतलब जो पितरस होता है इसका जो पीएच मान है वो 7 से 8.6 होता है, 7 to 8.6 होता है। अब मैम इतना पीएच मान अगर किसी का आता है तो उसको तो हम क्षार कहते हैं। तो बिल्कुल ये जो पितरस होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है बेटा, जो पितरस होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब ये क्षार है, क्षार। पेट में जो आपके जठर रस बन रहा था वो तो अम्ल था क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ था, है ना, लेकिन ये होता है क्षार। तो पेट में तो अम्ल बन रहा है, लीवर से निकल रहा है क्षार। तो पेट से अम्ल, लीवर से क्षार, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि ये कैसी नेचर का होगा, एल्केलाइन होता है। तो आपको ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जो पितरस होता है इसका पीएच मान कितना होता है और इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आप कहते हो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, एल्केलाइन होता है, ठीक है, क्लियर। लीवर कैसे ठीक होता है बेटा? लीवर को फिर डॉक्टर से दवाइयाँ खवानी पड़ती हैं, दवाइयाँ चलवानी पड़ती हैं, तब लीवर ठीक होता है। लीवर आपके शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज्यादा पुनर्जनन की क्षमता होती है। मतलब लीवर की कोशिकाएं अगर डैमेज हो जाए ना तो बहुत जल्दी से वो चाहें तो रिपेयर कर सकती हैं। इस बात को आप नोट कर कर कहीं भी लिख लीजिएगा या मैं अभी आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। पहले इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो लीवर होता है बेटा, इसके अंदर से जो पितरस निकलता है उसका पीएच मान आपको सामने लिखा हुआ है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे हमने बात करी कि मैम पितरस का रंग कैसा होता है। ये जो पितरस लीवर बनाता है इसका कलर कैसा होता है? तो इस पितरस का जो कलर होता है प्यारे साथियों, अगर हम इसके कलर की बात करते हैं, इसका जो कलर है वो होता है पीला हरा। पितरस का जो कलर होता है वो पीला हरा होता है। कैसा होता है भाई? पीला हरा, यानी कि येलोइश ग्रीन होता है। ना तो पूर्ण रूप से येलो होगा और ना ही पूर्ण रूप से ग्रीन होगा, यानी कि दोनों की झलक मारती है, पीले पीले में हरे हरे की झलक, ठीक है। तो पितरस जो होता है ये आपका पीला हरा होता है। कैसा होता है? पीला हरा। चलो दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो पितरस होता है बेसिकली इसका कलर आपको कैसा दिखेगा। तो बाइल जूस जो है ये बेसिकली पीला हरा ऐसा होता है, ठीक है। तो बाइल जूस के कलर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपको जो दिखाई देता है वो दिखाई देगा कुछ कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन, पीला पीला सा, हरा हरा सा। तो पीला और हरे का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो पितरस जो होता है बेसिकली इसका जो कलर आप लोग देखेंगे तो देखो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि आपका जो पितरस होता है वो हल्का सा पीला हरा होता है। और बेसिकली वो यूरिन का कलर आपको दिखाया है, इसको जब आप लोग देखते हैं तो ये आप लोगों का पितरस होता है, हल्का हल्का सा पीला हरा, पीला सा, और हल्की सी इसमें झलक मारती है ना। आओ आगे बात करते हैं कि मैम पितरस का कलर जो है वो पीला हरा क्यों होता है ना। स्मोकिंग करने से लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है ज्यादा, फेफड़ों पर, ठीक है। अब आओ आगे बात करते हैं कि पितरस का जो कलर है वो पीला हरा क्यों होता है। तो जब आप लोग बात करते हो पीला हरा कलर जो है वो किसके कारण होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। येलोइश ग्रीन कलर क्यों होता है भाई, ये आएगा एग्जाम में। तो आप लोग बताते हो कि येलोइश ग्रीन कलर जो होता है वो दो पिगमेंट के कारण होता है, दो रंगाओं के कारण, ठीक है। इसके अंदर दो पिगमेंट पाए जाते हैं बेटा। क्या पाई जाती हैं? दो रंगा, दो वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक, वर्णक क्या होते हैं? वर्णक प्यारे बच्चे जैसे आपने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था, पौधों में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे जो कलर देने का काम करते हैं। वैसे ही जो पितरस है हमारा, इसमें भी दो वर्णक पाए जाते हैं जो पितरस को पीला और हरा रंग देते हैं। तो ये कौन कौन से वर्णक हैं जो पितरस को पीला और हरा रंग देते हैं? तो भाई आपको पेपर में पूछेगा, एक पिगमेंट होगा बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है बेटा, बिलीरुबिन, नाम बिल्कुल याद आ रहा होगा, बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन। तो आप लोग पढ़ेंगे बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट है
जो कि पितरस के अंदर पाया जाता है, और पितरस के इसी के कारण जो पितरस होता है इसका जो कलर है वो पीला हो जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन से वर्णक के कारण पितरस का कलर पीला होता है। तो आप लोग आंसर लगाओगे कि बिलीरुबिन वर्णक के कारण पितरस जो होता है इसका जो कलर है वो येलो हो जाता है। तो पितरस का कलर पीला कौन सी पिगमेंट के कारण होगा? बिलीरुबिन के कारण। ठीक है। और मैम दूसरा पिगमेंट कौन सा होता है? दूसरा पिगमेंट पाया जाता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, ठीक है, दूसरा पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। अब ये जो बिलीवर्डिन पिगमेंट है, बिलीवर्डिन, मैम ये बिलीवर्डिन कैसा रंग देता है पितरस को? तो बिलीवर्डिन की उपस्थिति के कारण जो पितरस होता है इसका रंग हो जाता है हरा भैया। कैसा? हरा। एक ने हरा रंग दे दिया, एक ने पीला रंग दे दिया, दोनों मिल जाते हैं आपस में और पितरस का कलर आपको पीला हरा नजर आने लगता है। जैसे होली आएगी अब मार्च में, तो होली वाले दिन किसी के गाल पर तुम पीला रंग लगा दो, किसी के गाल पर तुम हरा रंग लगा दो, तो वो पीला और हरा दोनों रंग में रंग जाएगा, तो इसका मतलब वो एक पितरस बन जाएगा। तो पितरस का कलर होता है पीला हरा, और पीला हरा कलर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं दो वर्णक। वर्णक वो पदार्थ हैं जो कलर देते हैं। जैसे होली के दिन तुम भी पिगमेंट बनने वाले हो, होली के दिन तुम भी दूसरों के गालों को नया नया कलर देने वाले हो। किसी के गाल पर गुलाबी, किसी के गाल पर लाल, किसी के गाल पर पीला, तो किसी के गाल पर नीला गुलाल आप लगाने वाले हो। तो वैसे ही आपके पितरस के अंदर बेटा, आपका जो पितरस होता है इसमें क्या होते हैं? दो पिगमेंट होते हैं। ये दो पिगमेंट ही पितरस को पीला और हरा रंग देते हैं। एक पिगमेंट जिसका नाम है बिलीरुबिन, ये पीला रंग देता है। रूबीन से याद कर लेना, रूबी, रूबी होता है प्यारे बच्चे एक ऑर्नामेंटल, जैसे आपकी अंगूठी है, सोने की अंगूठी, उसमें आप हीरा, पन्ना, रूबी, नीलम ये सब जड़वा लेते हो। तो वैसे ही आप याद रखोगे कि रूबी भी एक, रूबी को सोने की अंगूठी में जड़वा कर पहनते हैं लोग, हाथ पैरों में, हाथों में ही पहनते हैं बेसिकली। तो अंगूठी में जब जड़वाकर रूबी को पहनोगे तो रूबी जो आपने जड़वाई है वो पीले रंग में जड़वाई है, क्योंकि सोना पीला होता है। तो सोना पीले कलर का है और पीले कलर में आपने रूबी को जड़वा कर पहना है। तो इसीलिए पेपर में कभी भी पूछे कि बिलीरुबिन कैसा रंग देता है पितरस को, तो पीला, क्योंकि आपने रूबी से याद कर लिया कि रूबी को सोने की अंगूठी में जड़वाया था, और सोना तो पीला होता है, तो पीला आपने यहाँ पर याद कर लिया। जबकि दूसरा पिगमेंट जो होगा ये देगा ग्रीन कलर, हरा कलर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कई बार ये बिलीरुबिन जो होता है, कई बार ये बिलीरुबिन आपके मूत्र में अधिक हो जाता है ना, ये कई बार आपके मूत्र में अधिक हो जाता है। क्लियर? आपके मूत्र में अधिक हो जाता है, कई बार ये आपके रक्त में अधिक हो जाता है। ठीक है, रक्त में अधिक हो जाता है। तो कई बार ये आपके यूरिन में एक्सिस अमाउंट में हो जाएगा, जो आप लोगों का यूरिन होता है, यूरिन में ये मोर अमाउंट में हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में, और आपके ब्लड में ये मोर अमाउंट में हो जाता है। तो मैम फिर क्या होता है? तो फिर हो जाती है एक बीमारी जिसको कहते हैं पीलिया, यानी कि जॉइंटिस। तो कई बार ये बिलीरुबिन जो होगा आपके मूत्र और रक्त में अधिक मात्रा में हो जाता है। जब ये मूत्र और रक्त में अधिक मात्रा में होता है तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं जॉइंडिस, जिसको कहा जाता है जॉइंडिस। अब आपको पेपर में यही पूछेगा कि पीलिया जो होता है ये कौन से पिगमेंट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, जब कभी भी आपके रक्त में ये बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा तो प्यारे बच्चे आपकी आंखें, आपके नाखून, आपकी हथेलियाँ पीली पीली लगने लग जाती हैं, है ना, और मूत्र भी आपका पीला आने लग जाता है। तो इसीलिए इस बीमारी को कहते हैं जॉइंडिस। तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। आपको लिखना है कि रक्त में बिलीरुबिन की अधिक मात्रा, रक्त में बिलीरुबिन वर्णक की अधिक मात्रा के कारण पीलिया, यानी कि जिसको हम जॉइंडिस बोलते हैं, पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया, ठीक है, जॉइंडिस मैंने लिख दिया इंग्लिश में, है ना, ब्रैकेट में, रोग हो जाता है। तो ये आपको पेपर में आता है क्वेश्चन कि
किस पिगमेंट की अधिकता के कारण पीलिया यानी जॉइंडिस रोग हो जाता है? तो कहोगे रक्त में जब बिलीरुबिन पिगमेंट ज्यादा हो जाता है उसी की अधिकता के कारण पीलिया हो जाता है। पीलिया तो तुम जानते हो ना, आंखें पीली, नाखून पीले हो जाते हैं, मूत्र पीला आने लगता है। क्लियर? तो बताओगे मोर अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन ड्यू टू, आप लिखेंगे ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड कॉजेज जॉइंडिस। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? जॉइंडिस। जॉइंडिस कभी किसी को हुआ है? जब आप छोटे थे तो आपको जॉइंडिस हुआ होगा, ठीक है, पीलिया हुआ होगा, आंखें पीली, भूख लगनी बंद। तो ये एक बीमारी होती है जो कि किसके कारण हो जाता है प्यारे बच्चों? आप बताते हो बिलीरुबिन की अधिकता के कारण। ठीक है ना? क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको ऐड ऑन करना था जिससे क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है। अब आपने पढ़ा कि मैम पितरस का जो अमाउंट है वो कितना है, पितरस का पीएच मान कितना है, पितरस का कलर कैसा है, किस किस पिगमेंट के कारण है, ये आपने पढ़ा। अब बात करते हैं पितरस काम क्या करता है, पितरस के कार्य क्या होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस। अभी तक आपने लीवर के फंक्शन पढ़े थे, अब आप बात करोगे पितरस के फंक्शन की। तो भाई आइए पितरस के कार्य की बात करते हैं। पितरस के कार्य, तो जो पितरस होता है प्यारे बच्चे, इसका कार्य क्या होता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो जो बाइल जूस है ये क्या काम करता है भाई दोस्तों, इसका क्या काम होता है? तो दोस्तों ये आपका जो आपने घी खाया है, जो आपने फैट खाया है, आपकी मम्मी ने सब्जी में घी डाल कर दिया, आपने पूरियां खाई हैं, आपने पराठा खाया है, आपने घी तेल मक्खन वाली जो भी चीज़ खाई है, वसा वाली जो भी चीज़ खाई है, उसको पचाने का काम करता है ये बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम होता है वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण क्या करता है बच्चा? ये वसा का पाइसीकरण करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको पेपर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि बाइल जूस का काम होता है वसा का पाइसीकरण करता है बेटा। ठीक है, यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है। आप लोग बताकर चलते हो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैम ये क्या होता है पाइसीकरण करना? मैम पाइसीकरण क्या होता है? फैट तो पता चल गया, घी तेल मक्खन वही फैट है। मैम पाइसीकरण क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो बेटा जो तुमने घी और तेल खाया है ना, उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है जो बाइल जूस होता है। तो देखो जो आपने फैट खाया था वो इस तरीके का था, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल तुमने फैट के खाए, देखो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल तुमने फैट के खाए। ये वसा की गोलियां हैं, है ना, वसा की गोलियां हैं ये बेटा। क्लियर? ये वसा की गोलियां हैं जो तुमने खाई हैं, फैट है जो तुमने खाया है। अब इस फैट पर बाइल सोल्ट काम करेगा, है ना, पित्त लवण काम करेंगे, यानी पित्तरस के अंदर जो पित्त लवण है वो इस पर काम करेंगे। तो ये क्या होगा, इसकी जो ये आप लोगों ने खाया था, देखो यहाँ कितने सारी गोलियां एक साथ चिपकी हुई हैं, ये सब अलग हो जाती है और छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स में बढ़ जाती हैं। फैट जो होगा वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगा, फैट की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं बेटा। तो यही होता है वसा का पाइसीकरण, यानी वसा के बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में या छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना वसा का पाइसीकरण है। तो जो आप फैट खाते हो वो इस रूप में खाते हो, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो। तो जैसे ही आपके पेट में जो आपके लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो आपकी आंत में पहुंचता है और आंत में रखे हुए खाने के साथ ये मिलता है, तो खाने के अंदर जो फैट है उसको ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना शुरू कर देता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग वसा का पाइसीकरण हो जाना। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वसा का पाइसीकरण करता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपको समझना है, पेपर में आता है। अब आओ दूसरा काम क्या होता है मैडम इसका, बाइल जूस का दूसरा काम होता है प्यारे साथियों कि ये जीवाणु को भी मुक्त मारता है।
जो खाने में जीवाणु आते हैं ना, उनको भी मारता है। जीवाणु को मारना, तो जो आपके भोजन के साथ जीवाणु आए हैं, छोटी आंत में जाकर ये भोजन में जो जीवाणु है उनको भी मार देता है। जीवाणु को भी मारने का काम करता है, किल बैक्टीरिया। ये काम तो भाई आपके पितरस ने भी किया, उसने गैस्ट्रिक जूस ने भी किया था। HCl जो था उसने भी तो यही काम करा था, पेट में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको मारा था वहां पर। लार में लाइसोजाइम था, उसने मारे थे बैक्टीरिया। और आपकी छोटी आंत में जो बैक्टीरिया चले जाते हैं उसको ये मारता है। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना, क्योंकि भैया क्षारीय प्रकृति का ये तो भोजन में मिल जाता है और भोजन को उदासीन कर देता है। तो आप लोग बताओगे, मैं पूरा सेंटेंस लिखवा देती हूँ, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, HCl की क्रियाशीलता को कम कर कर, HCl की जो क्रियाशीलता है, HCl की क्रियाशीलता या अम्लीयता को कम करता है, ठीक है। अम्लीयता को कम कर कर, कम करके भोजन को उदासीन बनाना, भोजन को उदासीन बनाना, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो HCl पेट से निकला था वो बहुत ज्यादा एसिडिक था, उसका pH मान तो भैया 1 से 3 था, वो तो अम्ल था, ठीक है। अब उसी अम्ल के अंदर ये मिल जाता है और उसकी क्रियाशीलता को कम कर देगा और भोजन को उदासीन बनाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसका ये एक और काम होता है, अभी समझाऊंगी, पहले लिख लो, ठीक है। तो ये क्या काम करता है आप बताएंगे? मेक फूड न्यूट्रलाइज, मेक फूड न्यूट्रल by decreased the HCl, ठीक है। तो HCl जो है उसको डिक्रीज कर कर क्या करता है? भोजन को न्यूट्रल करता है, फूड को उदासीन बनाता है। अब देखो मैम कैसे बनाता है, समझा कर चलो, ठीक है। चलो समझाती हूँ अब मैं आपको। मैम पीलिया रोग हो गया है तो बेटा डॉक्टर को दिखाओ, बिल्कुल। हेपेटोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं ये पितरस को निकालने का काम करती हैं आपके लीवर से, ठीक है। पितरस को निकालती हैं बेटा, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। CUET UCC सचिन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निकाला हुआ है तो बहुत बढ़िया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BSc मैथ्स, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। हाँ जी, अब देखो आपको अभी अभी मैंने बताया या कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप लोग खाना खाते हो तो वो खाना कभी भी आपके लीवर में नहीं जाता। जैसे कि ये जब आपने खाना खाया बेटा, तो खाना जो था आपकी बॉडी से निकलकर आपके फूड पाइप के जरिए आपके पेट में आता है और पेट से आपकी छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत से मल के रूप में वो बाहर निकल जाता है। खाना आपके कभी भी लीवर में नहीं जाता। तो मैम लीवर में जो पितरस बन रहा है वो खाने में कैसे मिलता है फिर? तो आ जाओ, इसको मैं यहाँ पर समझाती हूँ। आपके खाने में मान लीजिए ये आपका मुख है, ये आपका मुख है मान लीजिए, और ये आपकी फूड पाइप है, ये आपका पेट है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ आपकी आंत है, ये आपकी छोटी आंत है, और यहाँ पर है लीवर आप लोगों का, ये आपका लीवर। तो लीवर में बन रहा है पितरस, लीवर के अंदर ये बन रहा है पितरस। तो पितरस निकलकर लीवर का इकट्ठा हो जाता है गॉल ब्लैडर में। यहाँ अभी दिखाऊंगी पित्त की थैली। तो ये पित्त की थैली से निकलता हुआ आपका जो पैनक्रियाज है, यहाँ से आता हुआ आपके कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है। अब छोटी आंत में ही भोजन रखा हुआ है, पेट के अंदर जो खाना है, ये खाना है व्हाइट कलर का, ये खाना डायरेक्टली ऐसे छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत में खाना है, छोटी आंत में आकर पितरस गिर गया। अब पितरस जो है ये क्या करेगा? यहाँ पे जो खाना रखा था इसमें तो HCl मिला हुआ था, वही HCl वाला खाना यहाँ आ जाता है, इस खाने में HCl मिला हुआ है। अब यहाँ से ये पितरस निकलकर यहाँ आकर गिर जाता है। तो ये खाना जो होता है, ये जो HCl, ये जो पितरस होता है, ये क्या है? ये तो क्षार है, आपको मैंने बताया था। और ये क्या है? ये अम्ल है। तो ये अम्ल के साथ मिल जाता है। और भाई जब कभी भी क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब कभी भी अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है बच्चा? उदासीनीकरण की क्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। फिर
ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया फिर यहाँ पर हो जाती है, मतलब पेट से तो अम्ल आ गया और पित्तरस के अंदर से क्षार आ गया, तो अम्ल और क्षार दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं और खाने को न्यूट्रल कर देते हैं। खाने को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चे? उदासीन कर देते हैं। मतलब ना तो खाना एसिडिक रहेगा और ना खाना एल्केलाइन रहेगा, ना ही खाना क्षारीय होगा ना ही अम्लीय, आंत में आकर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो दोनों आकर मिल जाते हैं, पेट से अम्ल आकर मिला और लीवर से जो बाइल जूस था वो आकर गिर गया और दोनों खाने में मिल गए और खाने को कर दिया न्यूट्रलाइज। तो वही आपने पढ़ा, वही आपने चीज़ों को पढ़ा कि प्यारे बच्चे जो आप लोगों का पितरस होता है ये क्या काम करता है? ये HCl की अम्लीय, ये HCl की क्रियाशीलता या अम्लीयता को कम करके भोजन को उदासीन बना देता है, क्योंकि आपके पेट में बन रहा था HCl प्यारे बच्चे, और आपके लीवर से जो ये बाइल जूस निकल रहा है ये है क्षारीय प्रकृति का। देखो मैंने अभी अभी लिखवाया था कि जो ये होता है बाइल जूस आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। तो भैया पेट से आ गया अम्ल और लीवर से आ गया क्षार, दोनों इकट्ठा होकर पहुंच गए आंत में, आंत में जो खाना मिला हुआ था उस खाने में मिल गए, तो खाने को न्यूट्रलाइज कर दिया, खाने को क्या कर दिया बेटा? उदासीन कर दिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? मैम ये सारी क्लास टेलीग्राम पर फ्री मिल रही हैं, फ्री में मिली, समझ नहीं आया? समिंदर प्रताप सिंह बेटा, अच्छा मिल रही हैं और PDF भी। अच्छा एक बार आप मुझे टेलीग्राम पर टैग करना, बताना कि वो कौन सा चैनल है जो आपकी हमारी क्लासेस के साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है? अब आ जाओ, अब बात करते हैं कि मैम ये जो पितरस था इसके आपने काम बता दिए, ये 3 काम इस पितरस के होते हैं। अब बात करते हैं कि मैम हमारा जो लीवर है वो डेली भैया कितना लीवर पितरस निकालता है? 1 से 1.5 कप डेली बनाता है। अब मैम ये 1 से 1.5 कप जो पितरस होता है ये कहाँ पर संचित होता है जाकर? तो आइए अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि पितरस का संचय, जो पितरस है, पितरस का संचय पित्ताशय में होता है, ठीक है? पित्ताशय में होता है, पितरस का संचय पित्ताशय में होता है। पित्ताशय क्या होता है प्यारे बच्चे? पित्त की थैली बोलते हो जिसको, पित्ताशय में होता है। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि जो आपका लीवर बेटा, जो आपका लीवर है जो बाइल जूस बना रहा है, लीवर जो आपका लीवर पितरस बना रहा है, वो बना तो रहा है डेली 1 से 1.5 कप, लेकिन वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है? वो कहाँ पर रखा जा रहा है? जैसे कोई मशीन आपके घर में आ जाए, वो डेली जूस बनाए और उसके जूस को आप निकाल कर रख लो, तो किसी चीज में तो रखोगे, कप में, जग में, लोटे में, किसी में तो रखोगे। वैसे ही जब आपका लीवर पितरस बना रहा है तो वो पितरस कहाँ पर स्टोर होता है? हमारे शरीर में वो कौन सी जगह है जहाँ उसको इकट्ठा करके रख लिया जाता है? तो आप बताओगे कि पितरस का संचय पित्ताशय में होता है। तो बताओगे बाइल जूस स्टोर्ड, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है? गॉल ब्लैडर, तो पित्ताशय को कहते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। तो पितरस का संचय कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। मैम ये क्या होता है? ये एक थैली नुमा संरचना है, ठीक है? आ जाओ दिखाऊं, देखो इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये दिख रही है आपको गॉल ब्लैडर, ये है देखो एक पूरी गॉल ब्लैडर, ये एक थैली नुमा संरचना होती है, इसी के अंदर पितरस भरा रहता है, इसी के अंदर पितरस होता है और वो ऐसे 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 आपकी छोटी आंत में फिर चला जाता है। तो आपका जो पितरस होता है इसका संचय पित्ताशय में होता है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है कि पितरस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। अब ये जो पितरस होता है इसके अंदर ये पितरस भरा हुआ है, इस पितरस को छोटी आंत में कैसे ले जाया जाता है? तो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट जिसको कहते हैं पित्त नलिका, जिसको कहा जाता है पित्त नलिका, बाइल डक्ट, पित्त नलिका, ये क्या काम करती है? ये पित्तरस को आपकी छोटी आंत में ले जाकर गिरती है। तो इसका काम क्या होता है? तो आप लोग लिख लेंगे पित्तरस को आंत में पहुंचाना, ठीक है? आंत में पहुंचाना, इसका काम होता है पित्तरस को आंत में पहुंचाना। क्लियर? तो ये क्या काम करती है? ट्रांसफर बाइल टू स्टमक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में पहुंचाती है, ठीक है? तो ये पितरस को कहाँ पहुंचा देती है भाई? छोटी आंत में।
तो ये पित्तरस को कहाँ, इसका काम क्या होता है, पित्तरस को छोटी आंत में पहुंचाना। ठीक है मैम, हिंदी में भी बोला करो बेटा, मैं तो सारी चीजों को एकदम हिंदी में करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं तो हिंदी में भी आपको सारी चीजें बोल रही हूँ बेटा साथ के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये होती है पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर, इसी में पित्तरस जमा होता है। ये कहाँ होती है, लीवर के नीचे होती है। कैसे होती है, चलो दिखाती हूँ। लीवर के नीचे कैसे होती है, देखो ऐसे, ये तुम्हारा लीवर है, ये पिंक कलर से जो तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा लीवर है, ये पिंक कलर से जो तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा लीवर है, ये तुम्हारा क्या है बच्चा, यकृत। अब ये यकृत के अंदर ये छोटी छोटी क्या है, ये देखो, ये देखो, ये हेपेटिक नर्व है, बाइल डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है, ये सब है। तो लीवर के अंदर आपका बाइल जूस बन रहा है, तो बाइल जूस इनके द्वारा होता हुआ ऐसे आकर यहाँ इकट्ठा हो जाता है ऐसे। तो ये होती है पित्त की थैली। तो लीवर के नीचे होती है पित्त की थैली। इसमें क्या होता है, इसी को कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये रहा गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, पित्तरस का संचय होता है। इसी में जाकर जो पित्तरस होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब आपको एक चीज ये पूछ सकता है कि जो पित्तरस होता है इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर पित्त सोल्ट होते हैं, पित्त लवण होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और बेटा कोलेस्ट्रोल। ठीक है, कोलेस्ट्रोल। और ये बिलीरुबिन तो आपने अभी भी पढ़ाई है, पिगमेंट, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये दोनों होती हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा कि जो पित्तरस आपका बनता है वो लीवर बनाता है, और लीवर बनाकर इसको किस में इकट्ठा कर देता है, पित्त की थैली में। पित्त की थैली ये होती है। ठीक है, समझ में आई चीजें आप लोगों को। देखो इस वाले डायग्राम को, देखो ये लीवर का ही डायग्राम है, ये रही पित्त की थैली। तो यहाँ से पित्तरस निकला ऐसे और यहाँ आकर इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर पित्त की थैली होती है, इसके अंदर होता है आप लोगों का पित्त भरा हुआ। कई बार इसमें पथरी भी हो जाती है, तो इसको डॉक्टर निकाल देते हैं, इसको डॉक्टर निकाल कर फेंक देते हैं। हाँ जी, जिनकी पित्त की थैली निकल जाती है फिर उनमें पित्त का संचय नहीं होता, फिर डायरेक्टली उनकी छोटी आंत में जाकर गिर जाता है पित्तरस, फिर छोटी आंत में डायरेक्टली जाकर गिर जाएगा। तो यहाँ स्टोर करने के लिए फिर ये थैली नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करके आपको चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में फिट करनी है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला कि मैम पित्तरस का संचय तो पित्ताशय में हो गया। अब आप हमें एक चीज़ और बताएं, तो नोट कर कर एक चीज़ और लिखेंगे, है ना। नोट कर कर आप लोग जो मैं फैक्ट बताती हूँ ना उनको लिखते चलना। नोट कर कर एक फैक्ट क्या लिखेंगे मैम, कि आप लोगों का जो लीवर होता है ना, आपका जो लीवर है इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं एक स्ट्रक्चर, इस वाले डायग्राम को देखो। ठीक है, इस वाले डायग्राम को देखना, यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो जो आप लोगों का लीवर होता है, इससे जो ये आपकी बाइल डक्ट निकलती है, यानी कि गॉल ब्लैडर जिसको आप बोलते हो, इसमें कुछ ऐसी डक्ट होती है जिनका नाम आपको पूछ लेता है। तो यहाँ पर हेपेटिक डक्ट होती हैं, है ना। हेपेटिक डक्ट दो होती हैं, राइट और आप बताएंगे लेफ्ट। तो और एक आप लोगों की होती है सिस्टिक डक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपकी जो पित्त की थैली होती है, ये देखो ये पित्त की थैली है। ठीक है, ये आपकी पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर जिसको आप कहते हो, अभी मैंने दिखाया था पित्त की थैली है बेटा, जिसको आप पित्ताशय के नाम से भी जानते हो। नॉर्मली पित्त की थैली बोल देते हो, लेकिन पित्ताशय भी आता है लिखा हुआ। अब इसमें जब आप लोग बाइल जूस को डालते हैं तो इसके अंदर से दो और डक्ट, दो और नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है हिपैटिक डक्ट, देखो यहाँ पर हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट दो है, राइट है और लेफ्ट है। और एक होती है प्यारे बच्चे, क्या आप लोग बताकर चलते हो, सिस्टिक डक्ट, एक होती है सिस्टिक डक्ट। तो आ जाओ अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ चीजें। ठीक है, तो ये जो गॉल ब्लैडर होता है इससे संबंधित आपको पूछ सकता है पेपर में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ गॉल ब्लैडर। आपको पूछ लेगा कि जो गॉल ब्लैडर होता है, जो पित्ताशय होता है, इससे संबंधित कौन कौन सी डक्ट है, इससे संबंधित नलिकाएं कौन कौन सी हैं, इससे संबंधित कौन कौन सी डक्ट है,
जो निकली हुई होती हैं, इससे छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, उनका नाम बताओ। तो बेटा आप लोग बताकर चलते हो कि 2 डक्ट निकलती हैं, होती है हिपैटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटिक डक्ट। एक आप बताकर चलते हो हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक नलिका। डक्ट का मतलब होता है नलिका, हिपैटिक नलिका। अब हिपैटिक नलिका 2 होती हैं बेटा। हिपैटिक नलिका कितनी होती है, कभी आपको पूछे 2, एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट। एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक दाईं ओर होगी और एक बाईं ओर होगी, ठीक है। ये 2 होती हैं। आपको कभी भी पूछे कि हमारे लीवर के अंदर जो पित्ताशय होता है उससे 2 हिपैटिक डक्ट निकलती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, तो बताओगे लेफ्ट होती है, राइट होती है। तो एक तो ये हो गई, क्लियर। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है सिस्टिक डक्ट। देखो इधर, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी दिखाया डायग्राम, देखो ये रही सिस्टिक डक्ट। तो ये दोनों तो हो गई हिपैटिक डक्ट आप लोगों की, एक राइट हो गई, एक लेफ्ट हो गई, और एक होती है यहाँ पर सिस्टिक डक्ट। तो ये भी याद रखोगे कि गोल ब्लैडर से जुड़ी हुई जो डक्ट होती है ये सिस्टिक डक्ट होती है। तो दूसरी हो जाती है सिस्टिक डक्ट, दूसरी हो जाती है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक नलिका। अब इन दोनों के बारे में आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं। हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ये लीवर में है, और लीवर के अंदर कौन सी संरचना से जुड़ी रहती है, आप बताओगे गॉल ब्लैडर से जुड़ी रहती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई रहती है। लीवर में सूजन क्यों आती है बेटा, लीवर में जब ज्यादा टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, लीवर में ज्यादा विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो तब लीवर आपका स्वेल कर सकता है, बड़ा हो सकता है, उसमें सूजन आ सकती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपको लिख लेना है कि यकृत की कोशिकाओं में, लिख लेना, यकृत की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिका, यकृत की कोशिकाओं में सर्वाधिक पुनः जनन क्षमता होती है, ठीक है, सर्वाधिक पुनः जनन, पुनः जनन क्षमता होती है। ये भी आपको पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पुनः जनन क्षमता किसकी कोशिकाओं में होती है। तो आप लोग लिखोगे लीवर सेल, लीवर सेल्स हैव मोर रीजनरेशन पावर, मोर रीजनरेशन, मोर रीजनरेशन पावर। मैम रीजनरेशन पावर क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है बेटा एक बार डैमेज होने पर दोबारा से रिपेयर हो जाना। आपके लीवर की कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हो गई है ना, आपके लीवर में कोई चोट लग गई है, आपका लीवर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वो बहुत जल्दी से रिपेयर हो जाएगा, बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा फिर। तो लीवर की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पुनः जनन क्षमता की क्षमता होती है। आप जी साधारण से पढ़ाती है मैम, उसकी बात ही अलग है, दिल दिमाग में बस जाता है, बस एग्जाम में आ जाए। हाँ जी बेटा बिल्कुल, पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों के साथ ना ले जाकर इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएं, जिससे पेपर में क्वेश्चन वो करके आए, ठीक है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो नोट डालकर मैं यहाँ लिखवा रही हूँ चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे नाम देखकर बालक एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। तो आपका कंफ्यूज नहीं हो ना, आप अपने दिमाग से फिर वहाँ क्वेश्चन करके आ सकते हो। मैम हिंदी में भी लिख दीजिए बेटा, क्या हिंदी में लिख दूँ बताओ, एक ऐसा पॉइंट बता दो जो मुझे हिंदी में लिखना है बेटा। देखो सिस्टिक नलिका मैंने हिंदी में लिखी हुई है, हिपैटिक नलिका मैंने हिंदी में लिखी हुई है बेटा, सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंग्लिश में हो। तो किडनी कहाँ पर होती है, किडनी तो यहाँ है पीछे की तरफ, यहाँ जहाँ आपकी कमर का एंड होता है नीचे, यहाँ होती है किडनियाँ, ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे, और पीछे की तरफ होंगी यहाँ किडनियाँ। लीवर यहाँ है, यहाँ पेट के नीचे, फेफड़ों के नीचे है लीवर। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो लीवर से इतनी चीज़ें आपको करके जानी है, लीवर हुआ आप खत्म। लीवर के बारे में आपने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो पढ़ लिए हैं, और अब हम चल रहे हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। लीवर के बाद अब बात करेंगे पित्ताशय। किसकी प्यारे बच्चे, समझ में नहीं आ रहा है, मोनू बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। मोनू जी ये बताए क्या समझ नहीं आया अभी तक, अभी तक आपको क्या समझ नहीं आया। मैं एक बार फिर से अपनी भाषा में बताती हूँ। आपका लीवर है, लीवर पितरस बनाता है, पितरस बड़ा वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है,
जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आपका लीवर जो पितरस बनाता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? आप बताओगे गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय से दो नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, हिपैटिक डक्ट और बेटा सिस्टिक डक्ट। ठीक है, हिपैटिक डक्ट दो होती हैं, लेफ्ट और राइट को जाती हैं, जबकि सिस्टिक डक्ट एक ही है, उसमें मैंने ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है, लेफ्ट और राइट वाला। ठीक है, पितरस जो आपके लीवर से निकलता है उसका रंग कैसा होता है? पीला हरा। पीला किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। हरा किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन के कारण। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन क्या है? ये एक तरीके के पिगमेंट है, वर्णक है। वर्णक वो पदार्थ है जो किसी दूसरी चीज को रंग देते हैं। जैसे होली वाले दिन तुम सबको रंग दोगे, तो होली वाले दिन तुम भी वर्णक बन जाओगे, पिगमेंट बन जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीजें हैं बेटा जो पढ़ाई हैं। क्लियर? बेटा लीवर जो होगा, स्मोकिंग करने से बिल्कुल हो सकता है आपके लीवर पर भी इफेक्ट, बट यहाँ पर जो आपके फेफड़े हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं स्मोकिंग से, क्योंकि स्मोकिंग में आप शकिंग करते हो धुएं की, और धुआं आपकी सांस वाली नली से आपके फेफड़ों में जाकर जमता है। ठीक है, उसको आप खाते नहीं हो। खाने वाली चीज़ें बेसिकली लीवर के साथ जाएंगी, पीने वाली चीज़ें लीवर के साथ जाएंगी, लेकिन स्मोकिंग जो आप कर रहे हो उसमें आप सांस के साथ खींच रहे हो जिस प्रोडक्ट को, वो आपके लंग्स में जाकर जमेगा। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं हम लोग अगले इसकी पार्ट की, जो है पेनक्रियाज। जो है प्यारे बच्चे पेनक्रियाज, जिसको कहते हो अग्नाशय। अग्नाशय, अमाशय आपका पेट होता था, अब है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आप लोगों को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। मैम ये क्या है? तो इसकी शेप आपको पूछी जाती है, इसकी शेप होती है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति पत्ती के समान होती है भैया, पत्ती के समान। जैसे कोई पत्ती होती है ना, जैसे कोई लीव होती है, वैसी इसकी आकृति होती है, लीफ लाइक। ठीक है, लीफ लाइक होती है इसकी, वो लीफ लाइक, जैसे कोई पत्ती आप लोग देखते हो वैसी इसकी शेप होती है, ऐसे पत्ती के समान। अभी दिखाऊंगी फोटो। ठीक है, ये आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। तो ये आपके शरीर की कैसी ग्रंथि है बच्चा? मिश्रित ग्रंथि। जैसे लीवर आपके शरीर की बाह्य स्रावी ग्रंथि थी, वैसे ये है मिश्रित ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि है। इस कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहां समझाऊंगी कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी क्या होती हैं, बाह्य स्रावी क्या होती हैं। इस चीज को अभी हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। तो अभी आपने पढ़ लिया कि ये जो होती है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है बच्चा? मिक्स्ड ग्लैंड। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा अग्नाशय होता है, मैम इसकी पाचन में क्या भूमिका है? तो बेटा ये पाचन में क्या करता है, इसके अंदर बनता है अग्नाशयी रस। तो भैया तीसरा रस पढ़ रहे हो अब आप, आपके शरीर का अग्नाशयी रस बनता है। तो इसके अंदर कौन सा रस बनता है बताओ? अग्नाशयी रस बनता है। तो आप लोग बताओगे ये करती है प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस बन रहा है, कितना सिंपल है ना। अग्नाशय है, अग्नाशय में अग्नाशयी रस बन रहा है। तो पेपर में कभी भी पूछे कि कौन सी ग्रंथि अग्नाशयी रस बनाती है, विच ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस, तो आप बताएंगे पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वही बनाती है पेनक्रियाटिक जूस, या अग्नाशय ग्रंथि ही अग्नाशयी रस बनाती है। जैसे पेट में बना था जठर रस, अभी अभी लीवर्स में पढ़ा था पित्त रस, और अब पढ़ रहे हो तीसरा रस अग्नाशयी रस। ठीक है, अब आप लोग बात करते हो कि मैम ये ग्रंथि अग्नाशयी रस बनाती है, तो अग्नाशयी रस में क्या होता है? चलिए आइए बात करते हैं, अग्नाशयी रस की बात करेंगे कि अग्नाशयी रस में क्या होता है। तो जो अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस जो है प्यारे बच्चे, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। तो इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर आप लोगों का क्या क्या देखने को मिलता है, या इसका पीएच मान कितना होता है? तो आ जाइए बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस के बारे में। तो बताएंगे यह है पानी, यह है पानी व हार्मोन एंजाइम का मिश्रण होता है। ठीक है, एंजाइम्स का मिश्रण है। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ये क्या है? आप लोग बताएंगे ये पानी और एंजाइम का मिश्रण है। ठीक है, तो बताएंगे मिक्सचर ऑफ, ये क्या होता है प्यारे बच्चे? मिक्सचर ऑफ वाटर, इसमें पानी है और साथ में एंजाइम मिले हुए हैं।
ठीक है, एंड एंजाइम। तो ये पानी और एंजाइम्स का मिश्रण होता है जो अग्नाशयी रस होता है। ठीक है, ये अग्नाशयी रस, इसमें कौन कौन से, इसका पीएच मान कितना होता है, पहले ये लिखो, इसका पीएच मान कितना होता है। मैम इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि हमने जब पेट के अंदर जठर रस बना था उसकी पीएच वैल्यू पड़ी थी 1 से 3, अम्ल था वो। अभी अभी आपने हमें पित्तरस पढ़ाया, इसकी पीएच वैल्यू थी 7 से 8.6 जो कि क्षार होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है मैम अग्नाशयी रस की, इसकी पीएच वैल्यू भी आप लोग बताकर चलते हो 7.6 से 8.6 के बीच में होती है। इसकी पीएच वैल्यू भी 7.6 से 8.6 के बीच में होती है, यानी कि ये भी क्षारीय होता है। पित्तरस की तरह ये भी क्षारीय प्रकृति का है, पित्तरस की तरह ये भी क्या है, क्षारीय प्रकृति का ही है, यानी एल्केलाइन होता है। ये भी क्या होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर है इसका, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जैसे पित्तरस क्षार था वैसे ये भी क्षार होता है। ठीक, अब मैम इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं इनके बारे में बात करेंगे मंडे में, इनके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चे मंडे में। क्लियर, क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे मंडे में। क्लियर भाई, रिकॉर्डेड क्लास है, दीपांशु कह रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप एक बार और फिर से क्लास को देखेंगे और आपको थोड़ा सा और अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा और चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। क्लियर। पित्तरस को आंत में पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, जो पित्तरस को आंतों में पहुंचाता है उसको बाइल डक्ट कहते हैं, उसको कहते हैं बाइल डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट ये रही पित्त नलिका। तो ये पित्त नलिका जो होती है यही पित्तरस को कहाँ पहुंचाती है, आपकी छोटी आंत में, इसको बाइल डक्ट कहते हैं। बाकी लीवर से जो पित्तरस को इकट्ठा कर कर इसके अंदर डाल रहा है वो आपको मैंने बताया हेपेटिक डक्ट होती है और सिस्टिक डक्ट होती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब आप लोगों को यहाँ पर मैंने 2-3 बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है बेटा, तो थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा। कोई मेरे पास मीठी गोली नहीं है जो मैं तुम्हें खिला दूँ और तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आ जाएं, तो आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी चीज़ों को समझने की। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा भैया, तीसरी बार में तो आ जाना चाहिए। और जो बच्चे कहते हैं रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इसको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्लास आपकी सारी लाइव होती है और वहम की कोई गोली नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चीज़ों को अच्छे से आप भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप दिमाग में अरे रिकॉर्डेड हो तब भी पढ़ लो ऐसे करके कुछ मैसेज था, तो बेटा आप लोगों को भी क्या करना है, थोड़ा सा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। खाना प्लेट में रखा हुआ है और कोई तुमसे कहे कि खाना खा लो, तो तुम्हें बच्चा अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे उस खाने को खाने के लिए। चलो ठीक है, हाथ मत बढ़ाओ, कोई दूसरा तुम्हें खिला रहा है तो फिर भी तुम्हें मुंह चलाना पड़ेगा उस खाने को निगलने के लिए। कोई उसे तुम्हारे मुंह के अंदर चबाएगा नहीं, तुम्हें खुद चबाना पड़ेगा। तो बेटा जब कॉन्सेप्ट में हम पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में ये मत सोच के बैठो कि समझ नहीं आएगा, ये सोचो कि समझने की कोशिश करनी है तो समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, तो मिलते हैं आप मंडे में, कल क्लास नहीं होगी ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर, धन्यवाद, नमस्कार।